आज के हम लोगों का क्लास का टॉपिक यही है, एनसीईआरटी की क्लास 5 की बुक पर्यावरणीय अध्ययन, उसका लेसन नंबर 2 कहानी सपेरों की। लेकिन आपको इसका क्लास शुरू करने से पहले जो है आपको एक होमवर्क दिए थे कि पोचिंग का अर्थ बताना है आप लोगों को। तो पोचिंग का अर्थ हुआ गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, गैर कानूनी या अवैध तरीके से जानवरों का शिकार करना या जानवरों को पकड़कर अपने पास रखना। जैसे सर्कस वाले लोग रखते हैं, मदारी लोग रखते हैं। इससे रिलेटेड ये वर्ड पर आपको क्वेश्चन सीटेड पूछ सकता है। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कैसे पहचाना चींटी ने हाथी को। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो ये जाना, 2 पार्ट्स में पूरा किताब का हर चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले पार्ट्स में कुछ जानकारियां दी जाती हैं, पर्यावरणीय विषय वस्तु से संबंधित जानकारियां, और दूसरे पार्ट में उस वस्तु से रिलेटेड संवेदनशील मुद्दे को उठाया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि लेसन 1 के पहले पार्ट्स में ये बताया गया था कि विभिन्न जानवरों के कौन कौन से संवेदी अंग हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं, और दूसरे पार्ट में दिखाया गया पर्यावरणीय मुद्दे को, कि पर्यावरणीय मुद्दे यानी जानवर के प्रति संरक्षण, जानवर का शिकार, जानवर से संबंधित कानून, जानवर के संरक्षण, पर्यावरणीय जीव जंतु के प्रति संरक्षण से संबंधित कानून, इन सारे चीजों पर चर्चा की गई है। उसी प्रकार से आज का जो दूसरा टॉपिक है कहानी सपेरों की, इसके अंदर भी आपको 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ना है, एक कालबेलिया नाम की जनजाति पाई जाती है सौराष्ट्र में, गुजरात वगैरह में। वहाँ की जनजाति का मुख्य पेशा, जीविकोपार्जन का साधन सांप का नाच दिखाना है। उसी से वो अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। ये तो उसके बारे में सारी कहानी लिखी गई है, उस कालबेलिया जनजाति के बारे में। और दूसरा पार्ट्स में फिर आपको पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया गया है, यानी सांप को मारना, सांप को नहीं मारना, इससे संबंधित डिबेट दिया हुआ है। और सांप को अगर पाबंदी लगा दी गई है, सांप को पकड़ने या किसी भी जंगली जंतु को पकड़ने पर, रखने पर पाबंदी है, तो फिर उस जानवर पर आधारित रोजगार करने वाले लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा, इससे संबंधित मुद्दे बच्चे के सामने रखे गए हैं और उसको कैसे हल किया जाएगा, उसके उपाय भी बताए गए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कहानी सपेरों की, शुरू होता है एक कालबेलिया नाम की जनजाति है, कालबेलिया नाम की जनजाति। इस कहानी के अंदर हमको मुख्य बातें क्या पढ़नी है, उसी को हम लोग टॉपिक वाइज बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला टॉपिक, पहला बिंदु हमने बनाया कालबेलिया जनजाति। इसके बारे में आपको इस कहानी के अंदर जो जो जानकारी है उसको इकट्ठा करनी है आपको। एक इसी तरह पॉइंट आउट, आप लोग सेल्फ स्टडी में भी यही करेंगे, कहानी पढ़ लेंगे पहले अस्थिर माइंड से, उसके बाद मुख्य बिंदु को टॉपिक बना देंगे और उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने किया कालबेलिया जनजाति। अब जो किताब में इंफॉर्मेशन है उस सारे इंफॉर्मेशन को संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ लिखना है कि कालबेलिया जनजाति सौराष्ट्र, गुजरात आदि इलाकों में एक प्रकार की जनजाति पाई, जैसे आपके बिहार में, झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है, उसी तरीके से भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की जनजाति पाई जाकर एक क्षेत्र जिसका नाम सौराष्ट्र रखा गया है, उस क्षेत्र विशेष के लोग आदिवासी हैं और वो जो है सांप का खेल तमाशा दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो उन्हीं जनजाति के बारे में आपको इस चैप्टर में जानकारी दी गई है कि कालबेलिया जो है सौराष्ट्र, कालबेलिया जनजाति सौराष्ट्र यानी गुजरात के आदिवासी समुदाय को कालबेलिया जाति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि सौराष्ट्र क्या है।
तो सौराष्ट्र क्या है, इसको भी हम एक लाइन बना सकते हैं, क्योंकि सौराष्ट्र पर भी आपको सवाल दिया जा सकता है। तो सौराष्ट्र क्या है, गुजरात प्रदेश का एक क्षेत्र है, एक द्वीप है, द्वीप जिसके अंदर 7 जिले हैं, 7 या 6 जिले हैं। सात जिले, जिसके अंदर 7 जिले हैं, और इसी द्वीप पर वहाँ जो एक विशेष प्रकार की प्रजाति के लोग रहते हैं, उस प्रजाति का नाम क्या है, कालबेलिया। कालबेलिया का रोजी रोटी के मुख्य साधन क्या है, रोजी रोटी के मुख्य साधन क्या है, मुख्य साधन क्या है, तो सांप का नाच दिखाना, सांप का नाच दिखाना तथा सांप का नाच दिखाना तथा जड़ी बूटी बेचना, यानी मदारी का काम है, यूं कह सकते हैं हम। अब यहाँ पर इतनी बातें हुई, कालबेलिया जनजाति के बारे में सिर्फ इतनी बातें इस चैप्टर में नहीं लिखी गई है, बल्कि और भी उनकी संस्कृति, उसके कल्चर, यानी उसके रस्मों रिवाज, उसके धार्मिक आयोजन वगैरह के बारे में भी चर्चा किया गया है। उन सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर जानकारी इकट्ठी करनी है। हाँ, देखिए अगला पॉइंट, हम लोग अभी 3 पॉइंट पढ़े, कालबेलिया जनजाति या कालबेलिया जाति, उसके बारे में जाना, सौराष्ट्र क्या है वो जाना, और कालबेलिया जाति का रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है ये जाना, है ना, सपेरे का काम करना, क्लियर है। फिर उसके बाद अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कालबेलिया नृत्य क्या होता है। तो कालबेलिया जनजाति के लोग अपने धार्मिक उत्सव पर या शादी विवाह के मौके पर उन लोगों की प्रजाति में एक विशेष प्रकार का डांस किया जाता है, जिसमें उस डांस के क्रम में सांप जैसा मतलब के रोल निभाना पड़ता है, ठीक है, सांप जैसा वेशभूषा धारण किए हुआ, समझ रहे हो ना, नागिन डांस। तो वो लोग, उन लोगों का अपना स्पेशल डांस है, उसी को कालबेलिया नृत्य कहते हैं। याद रखिए, हर क्षेत्र का अपना अपना नृत्य शैली है, जैसे भारतनाट्यम है ना, कुचिपुड़ी, उसी तरीके से हर क्षेत्र का अपना अपना चित्रकारी भी है। जैसे भागलपुर का मंजूषा कला, मंजूषा चित्रकारी, मधुबनी पेंटिंग, उसी तरीके से कालबेलिया की भी चित्रकारी है, चित्रकारी की शैली भी है। लेकिन अभी हम लोग पहले डांस शैली की चर्चा करेंगे। तो कालबेलिया नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यूनेस्को ने इसे जो है अपनी सूची में शामिल किया है, इसलिए यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत की सूची में इस शैली को, कालबेलिया नृत्य शैली को सूची किया है। इससे रिलेटेड बातें अब हम लोग लिख लेंगे। धार्मिक उत्सव एवं शादी विवाह के मौके पर, धार्मिक उत्सव एवं शादी विवाह के मौके पर, धार्मिक उत्सव एवं शादी विवाह के मौके पर कालबेलिया जनजाति के लोग, कालबेलिया जनजाति के लोग, सुनकर लिखिए, यहाँ पर हम स्पेलिंग पर गौर नहीं कर रहे हैं। कालबेलिया जनजाति के लोग विशेष प्रकार के नृत्य करते हैं, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं मतलब रोल, सांप जैसी मुद्राएं या दृश्य दिखाई जाती है। क्या लिखे हैं, कालबेलिया नृत्य क्या है, धार्मिक एवं शादी विवाह, धार्मिक आयोजन एवं शादी विवाह के मौके पर कालबेलिया जनजाति के लोग विशेष प्रकार के नृत्य करते हैं, जिसमें सांप जैसी मुद्राएं या दृश्य दिखाई जाती है। इसे ही कालबेलिया नृत्य कहते हैं। इस पे भी सीटेट ने सवाल पूछ लिया है, कालबेलिया नृत्य कहते हैं। अब लिखिए अगला बिंदु इसी से रिलेटेड,
कालबेलिया नृत्य शैली को यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य शैली को यूनेस्को ने 2010 ईस्वी में अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है। जी, शामिल किया है। ये नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना आप लोग जान रखें कि यूनेस्को ने अपने सूची में 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी जगह दिया है। उसके बाद फिर आइए, फिर से एक बार सुनिए। कालबेलिया नृत्य शैली को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपनी सूची में दर्ज किया है। बैठिए, इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा हम एडजस्ट करें तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये लोग धार्मिक आयोजन के दौरान जो नृत्य करते हैं या कभी सांप का खेल तमाशा दिखाने में भी डांस वगैरह करते हैं। खाली सांप का तमाशा तो नहीं दिखाते हैं, वो साथ में डांस नृत्य माने नाचना, नाच के दिखाएं। ठीक है, पूछ लेना चाहिए, हकीकत जो वर्ड आपको दिक्कत है पूछिए। चलिए अब आइए, कालबेलिया लोग जो है डांस के क्रम में ढोल तगाड़ा वगैरह भी बजाते हैं, जिसको वाद्य यंत्र कहा जाता है। कालबेलिया लोग धार्मिक आयोजन और नृत्य के मौके पर, मतलब विवाह शादी के मौके पर तो अपना नृत्य शैली दिखाते ही हैं, साथ ही साथ वो जब सांप का नाच दिखाते हैं पैसा कमाने के लिए, उस समय भी वो लोग नृत्य करके करतब दिखाते हैं लोगों को। तो उस दौरान वो खाली नृत्य नहीं करते हैं, कुछ बजाते भी हैं, जैसे सांप के लिए बीन बजाना है ना, इसके अलावा ढोल। तो मुख्य रूप से 4 वाद्य यंत्र उनका है। उन चारों वाद्य यंत्र का नाम जानना हमें जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी और रोचक बात यह है कि वो वाद्य यंत्र जो है लौकी के, सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। लौकी समझ रहे हैं ना, सूखे कद्दू से बनाए जाते हैं। वो 4 वाद्य यंत्र कौन है उसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि वहां पर से भी आपको सवाल दे सकता है। कालबेलिया लिखिए, कालबेलिया लोग नृत्य के दौरान, कालबेलिया जनजाति के लोग नृत्य के दौरान बोर्ड से देख के लिखिएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए कि हम गलत लिख रहे थे जी में। यह सांप का खेल दिखाते समय बीन, तुम्बा, खंजरी तथा ढोल। कालबेलिया जनजाति के लोग नृत्य के दौरान या सांप का खेल दिखाने के दौरान, बीन, तुम्बा, खंजरी तथा ढोल का इस्तेमाल करते हैं। अब रोचक तथ्य ये है कि ढोल के अलावा ये तीनों ऑर्गन जो है, ये तीनों वाद्य यंत्र सूखी लौकी के खोल से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इसमें भी सीटेट ने सवाल, अब ये बीन क्या होता है आप लोग जान रहे हैं, लेकिन तुम्बा और खंजरी भी आप लोग जान रहे हैं। चारों वाद्य यंत्र का फोटो गूगल से निकाल के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हो गया? नहीं समझे? कुछ नॉलेज उधर से भी लीजिए। देखिए इनके पास खंजरी लेके आइएगा, कल दिखा दीजिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कालबेलिया जनजाति के कुछ खास रीति रिवाज की चर्चा कर लेते हैं। अगला बिंदु बनाइए, कालबेलिया
कालबेलिया जनजाति के प्रमुख रीति रिवाज। आइए ध्यान दीजिए, गप मत कीजिए, सब कुछ यही समझना और याद भी नहीं करना। कालबेलिया जनजाति में कुछ रोचक जानकारी ये सब है कि कालबेलिया जनजाति लोग, ये सबसे पहली बात है कि वो लोग सांप को मारते नहीं है, सांप के साथ अन्याय नहीं करते, क्योंकि वही उसका रोजी रोटी है। कालबेलिया, बार बार कालबेलिया का लिखा है। ये लोग सांपों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, शॉर्ट में लिखती है, सांपों के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अन्याय तो खेल दिखाना सर, क्या हुआ सर? वो सब पर मुद्दे पर बात। वे सांप को मारने के, बेचने के मकसद से नहीं पकड़ते हैं, वे सांपों को बेचने के मकसद से, बेचने के उद्देश्य से नहीं पकड़ते हैं। और एक रोचक तथ्य क्या है कि शादी विवाह के मौके पर, शादी विवाह के मौके पर वेरी गुड, हाँ, लड़की को मतलब दुल्हन को तोहफे के रूप में सांप भेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग तोहफा लेके जाते हैं भोज खाने, तो वहाँ पर जो है सांप लेकर अजगर, ये रहा क्रैब। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? टोटल भारत में कितनी प्रजाति पाई जाती है? 276 लगभग। भारत में 276 टाइप का सांप पाया जाता है। और उसमें से मात्र 4 टाइप ही जहरीला होता है। चारों का नाम आपको याद रखना है, सारी बातें बुक में लिखी हुई। सांप उनकी जीविका का आधार है, सांप उनकी जीविका का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना रहता है, पाठ के अलावा भी बहुत सारे तरह का चित्र शैली, जैसे ये चित्र है, ये चित्र है। कभी कभी सीटेट इन पे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी सीटेट, कल रात में आप लोगों ने ग्रुप में डाला था, कभी कभी सीटेट इस पे भी सवाल कर लेता है कि कहानी के बीच बीच में जो लिखा हुआ रहता है, अब क्या करें, या करके सीखो, या कहीं लिखा हुआ है लिखो हमने क्या समझा, तो इस पर भी पेडागोजिकल सवाल दे दिया जाता है कि बताइए कि पाठ्य पुस्तक के अंदर किसी कहानी के बीच में जो लिखा हुआ रहता है हमने क्या सीखा, तो इससे बच्चों में कौन से चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आपने 2 सवाल दिया था ग्रुप में, है ना। तो ये सब कहानी के बाहर की बातें हुई और इस पर भी सवाल आता है। तो अब हम लोग संवेदनशील मुद्दे के पहले इन्हीं इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा कर लेंगे कि इस बुक के पहले पेज पर जो आप ये डिजाइन, ये चित्रकारी देख रहे हैं, ये भी एक विशेष प्रकार की चित्रकारी है। जैसे भागलपुर में मंजूषा चित्रकारी, मंजूषा चित्रकला फेमस है, स्टेशन के बगल में देख लीजिएगा, स्टेशन कैंपस में वो मंजूषा चित्रकला है। उसी तरीके से पटना जाइएगा, पटना के स्टेशन में आपको मिलेगा मधुबनी पेंटिंग, है ना। अलग अलग क्षेत्र का विशेष का अलग अलग चित्र शैली होती है, अलग अलग नृत्य शैली होती है। तो नृत्य शैली पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग चित्र शैली पर चर्चा करेंगे कि ये जो चित्र बना हुआ है ये है क्या, और इस चित्र का नाम क्या है, और इस चित्र शैली का क्षेत्र यानी कहाँ ये फेमस है, कहाँ की ये चित्र शैली है। तो इस चित्र शैली का नाम है नागगुम्फन। जैसे भागलपुर की चित्र शैली का नाम है मंजूषा कला चित्र शैली, मधुबनी के एरिया का चित्र शैली का नाम है मधुबनी कला या मधुबनी पेंटिंग। उसी तरीके से दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और बाकी दक्षिण भारत, इन सब एरिया में जो है
ये नाग गुम्फन चित्र शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये नाग गुम्फन पे आपको सवाल पूछ सकता है कि नाग गुम्फन में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो नाग गुम्फन में सांप के डिजाइन का चित्र बनाया जाता है, अनसुलझा हुआ, जैसे लगेगा देखने में रास्ता ढूंढो वाला। हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना पहेली कि रास्ता ढूंढो, है ना, बच्चों में पहेली दिखाते हैं कि रास्ता ढूंढने वाला पहेली। तो नाग गुम्फन क्या है, ये गुम्फन का अर्थ क्या है, ये हम लोग समझेंगे। गुम्फन का अर्थ है डोर को इस तरीके से सेट करना कि उलझन पैदा हो जाए। तो यहाँ पर चित्र शैली में भी सांप को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक तरह का पैटर्न तैयार हो जाता है। ठीक है, पैटर्न समझते हैं ना, जैसे आप लोगों के कपड़े वगैरह में एक ही डिजाइन, जैसे यहाँ शर्ट पहने हुए ये बूटा, इस बूटा का डिजाइन एकदम एक क्रम में है, इसी को पैटर्न बोला जाता है ना। आप लोगों के दुपट्टे या साड़ी का बॉर्डर एक ही फुल पूरे पार्ट्स में मिलेगा, वो एक पैटर्न कहलाता है। ठीक है, या आप इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं, आपने ऐसे कर दिया, ये एक पैटर्न कहलाता है। कोई भी डिजाइन आप बना रहे हैं, ये एक पैटर्न कहलाता है। तो नाग गुम्फन सांप की चित्रकारी है, सांप को विशेष पैटर्न पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, उसी को नाग गुम्फन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर फोटो बना हुआ है, बुक में आप देखेंगे कि फोटो बना हुआ है। तो नाग गुम्फन क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए, एक विशेष प्रकार की चित्रकारी। नाग गुम्फन एक विशेष प्रकार की चित्रकारी, जिसमें सांपों की चित्रकारी की जाती है, जिसमें सांपों की चित्रकारी की जाती है। तो कालबेलिया जनजाति में हम लोग देख रहे हैं कि सांप से रिलेटेड डांस भी करता है, सांप को तोहफे में भी दे रहा है ना, सांप से रोजी रोटी भी कमा। पता ये चला कि उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है सांप, है ना। सांप पर चित्रकारी भी कर रहा है, दरों दीवार को, घर को सजाता है, वो शादी ब्याह के मौके पर दीवार को डिजाइन करता है, जैसे हम लोग घर में रंगोली बनाते हैं, है ना, दीपावली वगैरह के मौके पर, उसी तरीके से वो लोग चित्रकारी करता है सांप का डिजाइन, जिसे हम लोग कहते हैं नाग गुम्फन। हाँ, यहाँ लिख लीजिए, यह चित्रकारी सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध चित्र शैली है। नाग गुम्फन एक ऐसा डिजाइन रंगोली, कढ़ाई, कपड़ा जो पहनेगा उसमें भी नाग का डिजाइन बना हुआ रहेगा, जैसे कैसे साड़ी वगैरह में मोर का डिजाइन हम लोगों के छपा हुआ रहता है, कहीं हाथी का डिजाइन। इन लोगों के कपड़े में रंगोली जो कढ़ाई जो की जाती है तो वो सांप का ही डिजाइन। नाग गुम्फन एक ऐसा डिजाइन रंगोली या कढ़ाई है जो दीवारों वगैरह पर की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए नाग गुम्फन में गुम्फन शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझेंगे। देखिए नाग गुम्फन में गुम्फन का अर्थ क्या है कि कोई डोर या धागा जैसा कोई चीज जिसको हम इस डिजाइन में ऐसे उलझा रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे कि देखने में वो सुंदर लगने लगे। जैसे बचपन में हम लोगों ने रबर बैंड लेते थे और रबर बैंड को हाथ में इस तरीके से फंसाते थे और फंसा कर एक पैटर्न तैयार करते थे।
और कहते थे छोटे बच्चे को इसमें हाथ घुसा, हाथ घुसाया फिर हम लोग खोल देते थे तो वो खुल जाता था, है ना। तो किसी डोरे, धागे या और भी इसी डोर जैसी कोई चीज को किस तरीके से उलझन में सेट करना जिससे कि देखने में एक खूबसूरत चित्र जैसा लगे, फील हो, उसी को गुम्फन कहा जाता है। तो कालबेलिया संस्कृति के लोग क्या करते हैं, तो डोर की जगह पर सांप का इस्तेमाल करते हैं। सांप को इस तरीके से उलझाए अमेठे हुए रहते हैं कि देखने में उसका एक सुंदर पैटर्न बन जाता है। उसी को अपने कपड़े पर जरी कर लेते हैं, कढ़ाई जिसे कहते हैं, उसी को दीवार पर कलर से चित्रकारी कर लेते हैं, है ना। तो नाग गुम्फन में गुम्फन का क्या अर्थ होता है ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए हम लोग। अब देखिए आपको इसी किताब में एक और चित्र नजर आ रहा है कोना में। अभी जो हम लोग चर्चा किए वो इस चित्र पर चर्चा की। अब ये चित्र भी देखिए, इस चित्र में आपको भी सांप का ही आकृति नजर आ रहा है, लेकिन कागज के टुकड़े से बना हुआ। लेकिन गौर करें, कागज का टुकड़ा पार्ट पार्ट में जुटा हुआ है। जैसे आगे का टुकड़ा जो है आपको एक त्रिभुज और आयत का शक्ल लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि त्रिभुज बन जाए, इस टाइप से आगे का टुकड़ा बना, वो उसका सांप का जीभ बनाया गया है ना। और फिर उसके बाद इस टाइप से आकृति बनाई गई है। इस टाइप से आकृति बनाई गई है और यहाँ पे दोनों आंख दे दिया गया है, यहाँ पे सांप जैसा डिजाइन कर दिया गया है ना। ये कागज का बनाया गया है। याद रखिए, जब आप लोगों को गणित का पेडागोजी पढ़ाएंगे तो गणित के शिक्षा शास्त्र में जब आपको शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ाएंगे तो उस शिक्षण सहायक सामग्री में एक शिक्षण सहायक सामग्री का नाम है 10 ग्राम। 10 ग्राम, ये 10 ग्राम क्या होता है, चीन के द्वारा एक विकसित की गई पहेली है। कागज को या मोटे कूट को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में काटा जाता है। ज्यामितीय आकृतियां समझ रही हैं? ज्यामितीय आकृतियां मतलब एक पेपर आप लिए 1/4 साइज का फोटो स्टेट का पेज और आपने उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ा ऐसा निकाल लिया, एक टुकड़ा ऐसा निकाल लिया, एक टुकड़ा ऐसा निकाल लिया, ठीक है, एक टुकड़ा इस टाइप से निकाल लिया। इस टाइप से आपने कई टुकड़े निकाल लिए और अब विभिन्न टुकड़ों को आपस में सेट करके आप तरह तरह की आकृतियां बना सकते हैं। बिल्ली बना सकते हैं, खरगोश बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, समझ रहे हैं। एक ट्रायंगल मिला दिया, जैसे मान लीजिए कि ये एक वाला ले लिए हम, ये ले लिए, है ना। इस टाइप से फिर एक ट्रायंगल ले लिए, इस टाइप से एक ट्रायंगल ले लिए, फिर इस टाइप से एक ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पे दोनों आँख दे दिए, इस टाइप से एक हाथ ले लिए, इस टाइप से कुछ और कर दिए, तो आपको कोई ना कोई आकृति नजर बन रही है ना। तो आप मछली बना सकती हैं, आदमी बना सकती हैं, खरगोश बना सकती हैं। विभिन्न ज्यामितीय आकृति के कागज के टुकड़े को आपस में सेट करके आप विभिन्न चित्रकारी कर सकती है। इसी को 10 ग्राम कहा जाता है और बच्चों को ज्यामिति सिखाने के लिए हम लोग इस शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो फोटो बना हुआ है वो 10 ग्राम ही है। हालांकि ये 10 ग्राम है, ये गणित का विषय हो गया, लेकिन आपके चित्र में इस चैप्टर के अंदर बना हुआ है, इसलिए हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी। तो इस टाइप के चित्रकारी को क्या कहते हैं, 10 ग्राम, ये याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर 10 ग्राम के बारे में लिख लीजिए, 10 ग्राम के बारे में लिख लीजिए। कागज के विभिन्न ज्यामितीय आकृति के टुकड़े जिसे
अलग अलग तरह से जोड़कर, अलग अलग तरह से जोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती है। यह चीन के द्वारा, इस पद्धति को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। इस पद्धति को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, 5 मिनट और समय लेंगे। पिटारी क्या होता है? पिटारी जिसमें सांप को रखा जाता है, वो पिटारी किस चीज का बना होता है? बांस की लकड़ी का। ये भी याद रखना, ये भी सवाल पूछ लेता है। कांवड़ क्या होता है? कांवड़ हम लोग कांवड़ बोलते हैं। बांस का ही एक लकड़ी नुमा, डंडे नुमा होता है, जिसको कंधे पे रखता है और उस डंडे नुमा के दोनों सिरे पर डोरी के माध्यम से वो पिटारी लटका हुआ है। पिटारी क्या है? बांस की टोकरी, जिसमें कालबेलिया लोग सांपों को रखते हैं। अब आगे एक बिंदु है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, सीरम। सीरम क्या है? सीरम क्या है? सांप। मुख्य रूप से सीरम जो है एक एंटीडोज है, मतलब एक दवाई है। एंटीडोज हम कहते हैं इसको, या मेडिकल की भाषा में कहें तो सीरम एक दवाई है। दवाई है जिसका प्रयोग सांप के काटे हुए व्यक्ति, सांप के काटने पर किया जाता है ना। अब यहाँ पर मुख्य रोचक बातें क्या है कि ये सीरम बनता कैसे है, ये जानना जरूरी है। सीरम सांप के ही जहर से तैयार किया जाता है। क्लियर है? सीरम बनता कैसे है तो लिखेंगे हम लोग सीरम जो है, यानी सांप के काटने की दवाई जो है, एंटी दवाई। तो सीरम जो है सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। क्लियर है? सीरम समझ गए, पिटारी समझ गए। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग लिखेंगे जो आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है। दुनिया में सांप की कितनी प्रजाति है? 3000। इसमें से जहरीली कितनी है? गलत, 600। अब आप लोग जवाब दीजिएगा जिससे गलत हुआ। भारत में सांप की कितनी प्रजाति है? 276। और जहरीला 4। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लिखे कि वहाँ पूछ रहा है दुनिया, हमारे कहिएगा 4। अब जहरीले चारों, भारत में चारों जहरीले सांपों का नाम। भारत में पाए जाने वाले चारों जहरीले सांप के नाम। क्या क्या नाम है? नाग, करैत, दुबोइया, आफाई। अब अलग अलग क्षेत्र में आफाई को अलग अलग नाम से जाना जाता है, दुबोइया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाग, करैत, दुबोइया, आफाई। ये दुबोइया और आफाई हम लोग नहीं सुने हैं बिहारी एरिया में, यहाँ कुछ और कहा जाता है। वो सब आप लोग गूगल चच्चा से पूछ लीजिए। नाग, करैत, दुबोइया, आफाई। क्लियर है? यहाँ तक ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ किया, बहुत तेजी में खींचा क्लास। इसी तरीके से एक दिन में एक क्लास को खत्म करना है, एक चैप्टर को। और 2 चैप्टर हो गया है।
अगर आप लोगों को क्योंकि रिसर्च करते रहते हैं, इस दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो जरूर ग्रुप में डिस्कस कीजिए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।